को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। ओके नाज़रीन, आज भी हमारे शो पे जिस तरह से हम रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ आपके लिए प्लान करते हैं, आज भी प्लान किया, मगर एक बात से फिर मैं अपने शो की शुरुआत करूँगी। मुझे मोस्टली लोग जब बाहर मिलते हैं तो मुझे ये कहते हैं कि आप सेलिब्रिटी हैं, टीवी पे काम करती थी और ड्रामे करती थी, तो व्हाई नॉट आप टीवी स्टार्स के इंटरव्यूज़ करती हैं, टीवी के जो फेमस एक्टर्स वगैरह हैं उनको बुला के मॉर्निंग शो करती हैं। तो मैंने जब ये मॉर्निंग शो साइन किया था तो हमारा पैटर्न जो हमने डिज़ाइन किया था, जो कंटेंट हमने डिज़ाइन किया था, उस पर हमने ये बात की थी कि जो ऑलरेडी स्टार्स हैं हम उनको आपके सामने क्या दिखाएं, उसमें उनको बिठा के मैं उनका इंटरव्यू क्या लूँ। उनके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, क्योंकि अपने सोशल मीडिया पे वो लोग बहुत इन होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ आप लोग के साथ शेयर करते हैं, अपने ड्रामे जो हैं वो उनके आप देख रहे होते हैं, और जो भी सिंगर्स होते हैं उनके गाने आप सुन रहे होते हैं। मगर उनसे हट के जो घर बैठ के मेरी बहन या मेरा भाई अगर कोई टीवी देख रहा है और वो फ़िज़ा अली को देख रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो फ़िज़ा अली से कुछ सीखे। वो सीखे कोई सेहत की बात, वो सीखे कुछ ग़िज़ाइयत की बात, कोई ऐसी बात जो उनकी लाइफ को चेंज कर सके, कोई ऐसी बात जिसमें उनके रिश्तों में खूबसूरती पैदा हो सके, कुछ ऐसी बात जो रोज़मर्रा की बात हो, कोई ऐसी बात जो किचन की बात हो, कोई ऐसा नुस्खा जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर दे, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी बात जो आपकी लाइफ़स्टाइल को बदल दे। तो नाज़रीन, आज भी हमारा जो पहला टॉपिक है वो लाइफ़स्टाइल के ऊपर है, और शहजाद बसरा साहब जो है उनको हमने मदऊ किया है, आपके सामने यहाँ पर आएंगे और आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे, क्योंकि आप शहजाद बसरा साहब के बड़े फ़ैन हैं। उनके हर्बल कुछ मेडिसिन्स, नुस्खे, डाइट प्लान्स जो है वो आप फॉलो कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हमने उनको मदऊ किया कि आपकी जो रोज़मर्रा की लाइफ़स्टाइल है उसमें अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए और अपनी सेहत को लेके कुछ अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, शहजाद बसरा साहब से भी बात कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमने छोड़ दी हैं। हम मिट्टी के बर्तन में खाने पकाते थे, आज भी कुछ घरों में यहाँ पर ऐसे रिवाज हैं जिसमें मखनी दाल बनाएंगे, जिसमें हांडी बना लेंगे तो उसमें बना लेंगे, या फिर कोई सब्ज़ी बनाएंगे या शबदेग बनाएंगे तो मिट्टी की हांडी में बना लेंगे। मगर बेसिक जो सब खाने पहले पका करते थे जो कि मिट्टी की हांडी में होते थे, वो रिवायत ख़त्म हो गई है, उसमें बड़ी सेहत होती थी। अब ये आ गया है कि प्लास्टिक के बर्तन लें, उसमें सालन सारा डालें, जो जो बनाया आपने, उसके बाद उसको माइक्रोवेव में रखें, गर्म करें और गर्म करके मेहमानों को भी नोश कराएं, ख़ुद भी, घर वालों को भी। तो ये सेहत है क्या? क्या प्लास्टिक के डब्बों में खाना खाना, ये प्लास्टिक के डब्बों को यूज़ करना, क्या ये ठीक है? ये सेहत है? प्लास्टिक के डब्बों में सारा दिन आप सुबह पानी लेके निकलते हैं, ठीक है, गाड़ी में वो बोतल जो है ना वो पड़ी रहती है, अब वो धूप लग रही है, उस पर शुआएं लग रही हैं, और उसके बाद आपको पता है इसके जो प्लास्टिक है डिफरेंट ग्रेड्स भी होते हैं। अब हमें उन ग्रेड्स के बारे में नहीं पता होता कि जो बोतल हमने ली है वो किसी अच्छे ग्रेड की है या किसी लोअर ग्रेड की है। जस्ट लाइक यू नो दिस प्लास्टिक बॉटल, राइट, इनके ग्रेड्स होते हैं। ये आपको ये देखें ना, अब क्या आप पानी की बोतलों के साथ आप कैसे इसको चेक करेंगे? अब कुछ इनके जो प्लास्टिक के ग्रेड्स होते हैं ना, कुछ ऐसे क्वालिटी के होते हैं जो आस्ता, और वो गंदी प्लास्टिक के बारे में बता रही हूँ, वो आस्ता अपने जो है ना अज्जा इस पानी के अंदर छोड़ना शुरू कर देते हैं, और जो कि आपके लिए, सेहत के लिए इतना नुकसानदेह है कि मैं आपको लफ्ज़ों में भी नहीं बयान कर सकती। बट हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। हम क्या करते हैं, ये पानी की बोतल लेते हैं, सारा दिन अपने घर से निकलते हैं और इसी पानी की बोतल से गुजारा करते हैं, और ये पानी की बोतल हमें किस तरीके से पॉइज़न हमारे पेट में पहुंचा रही है, इट्स वेरी डेंजरस। आज हम इसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर शहजाद बसरा हमारे साथ होंगे, आपकी कॉल्स भी हमारे साथ होंगी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, जैसे आज लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास जो शहजाद बसरा साहब हैं उनसे बात करते हैं कि ये बड़े सारे सवाल हैं मेरे पास आपके लिए। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुझे ये बताइएगा, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है शहजाद बसरा साहब, ये हमारी पूरी जो ज़िंदगी की लाइफस्टाइल है जो चेंज करके बैठ गया। जैसे हम मिट्टी के बर्तनों में पहले खाना खाते थे, बड़े देसी चीज़ों के साथ जो थे ना जुड़े हुए थे, फिर स्पेशली अब जो है प्लास्टिक के डब्बे आ गए, हम उसमें सालन डालते हैं, माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और खा लेते हैं। तो ये कितना फ़र्क है हमारी सेहत के लिए और कितना नुकसानदेह है? अभी हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है फरवरी 2025 में,
जिसमें इंसानी दिमाग के अंदर एक टीस्पून चम्मच जितना प्लास्टिक दरियाफ्त हुआ है। वो डायमेंशिया के पेशेंट्स को देख रहे थे कि उनके अंदर क्या रीज़न है। तो उन्होंने देखा कि जिस्म के तकरीबन हर आर्गन के अंदर प्लास्टिक मौजूद है, लेकिन वो दिमाग के अंदर जो देखा वो समझे कि ये कोई ट्यूमर होगा। लेकिन जब उन्होंने उसका मुकम्मल एनालिसिस किया तो वो प्लास्टिक भी निकला वहाँ पे, और प्लास्टिक जो दिमाग में पहुँचा वो आपके गुर्दों और जिगर से कहीं गुना ज़्यादा था, तकरीबन 17 गुना 30 गुना तक ज़्यादा था। तो वो ये परेशानी हुई कि ये तो एक उसको कहते हैं BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये तो ऐसा ज़बरदस्त बैरियर है जिसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज या कुछ फैट के सेल वही पास ऑन करते हैं, बैक्टीरिया भी ज़्यादातर वहाँ से नहीं गुजरता। तो ये कैसे गुजर गए? तो अब ये नज़र आया कि प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे, वो जो हम ये पानी की बोतल पीते हैं इससे भी आता है, और ख़ास तौर पे जो गर्म करते हैं और जो माइक्रोवेव में प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे आता है। जो हम सिरामिक्स में तो नहीं, लेकिन उसके अंदर जो नॉन स्टिक की कोटिंग है वहाँ से आता है। और जो शापर और दूसरा जिसमें गरम गरम खाना डालते हैं तो उसमें एक तो फेलेट और BPA जैसे कंपाउंड निकलते हैं, दूसरा प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़र्रात भी आते हैं फूड के अंदर से। जो फ़ज़ा के अंदर आ रहे हैं वो अलग है, जो कॉस्मेटिक्स के अंदर जा रहे हैं वो अलग है। तो इन सब के अंदर से माइक्रो पार्टिकल्स हैं। अब वो जब दिमाग तक पहुंच गए तो इसका मतलब है कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा बचा नहीं हुआ। और ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर ये जो कास्ट हमें पे करना पड़ रही है वो हमें फोर्स करती है वही मिट्टी के बर्तनों तक, तवे, लोहे के तवे के ऊपर, कि वो लकड़ी की आग वो बैक टू नेचर जाएं, या उसकी कौन सी फॉर्म है जो आजकल हम एडजस्ट कर सकें। दोबारा हमें जाना पड़ेगा उधर। तो वो कास्ट हम पे कर रहे हैं। फिर उसका हल ये है ना कि हम किसको कम कर सकते हैं। पहली ये बात कम कर सकते हैं तो हम जो प्लास्टिक के जितना इस्तेमाल है उसको कम करें। हमारे किचन के अंदर जितना प्लास्टिक कम कर सकते हैं वो करें। पहले तो ये हमारे जितने पानी की बॉटल्स हैं, चिलर जो लगी होती हैं डिस्पेंसर के ऊपर, वो प्लास्टिक नहीं है। हाँ जी, उसको जब आप धूप में रखेंगे तो उसके अंदर से जो BPA और फेलेट है वो ज़्यादा निकलेंगे। तो ये जो हमारे पास सप्लाई होकर आती हैं, जो दुकानों में पड़ी होती है, दुकानों के बाहर पड़ी होती है मोस्टली, हम जो ये पानी की बोतलें उठाते हैं। फिर ये जो वैगनों में आती हैं तो आपको पता है जिस तरीके की गाड़ियों में आती है वो भी खुली गाड़ी धूप में लगी हुई आती है। तो ये तो फिर हमारे पास अब देखिए, अब ये एनालिसिस किया गया है जो टैप वाटर है ना वो मच सेफ़र है। लेकिन टैप वाटर हम इसलिए नहीं पीते क्योंकि टैप वाटर में कोई रास्ते में प्लास्टिक नहीं आया। वो हम इसलिए नहीं पीते कि उसके अंदर हमारी कंटेमिनेशन बहुत है, कोई बंदा भी सेफ़ नहीं है। लेकिन टैप वाटर के ऊपर अगर आपने फ़िल्टर लगा लिया है तो वो कहीं ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू बॉटल्ड वाटर से, कहीं ज़्यादा सेफ़ है कि उसके अंदर कम से कम प्लास्टिक से आप निकल गए हो। दूसरा है कि अब लोगों ने फैशन के लिए अच्छे लगते हैं, घरों में चरखे भी रखे हुए हैं, घड़े भी रखे हुए हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए भी रख लें एक आध, अच्छा लगेगा। बल्कि अब तो बड़े फैंसी से गिलास और उसके ऊपर ढक्कन बड़े खूबसूरत से वो भी आ गए हैं कि आप वो भी रख लें। अब फ्रिज की बजाय अगर घर में एक आध घड़ा भी अगर आप रख लें तो प्यारा भी लगेगा और उसमें से आप पानी भी पी लें। अब तो घड़े वो वाले भी आ गए जिनमें टूटियां लगी होती हैं। यस, वही मैं बता रहा हूँ। जी है जी, ना? हाँ जी। मतलब सर्दी में अगर किसी को हल्का सा ठंडा पानी पीने का शौक है तो मुझे लगता है घड़े में पानी रखो तो वो खुद अपनी तासीर ठंडी छोड़ता है, नॉर्मल सा ठंडा ठंडा होता है वो। और दूसरा उसके अंदर जो मिनरल्स है ना वो नॉर्मल रहते हैं। अच्छा, हाँ जी, जो आप RO प्लांट से देखिए, अब मजबूरी है ना कि जहाँ बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन आप वो भी पानी नहीं पी सकते, लेकिन RO से बाकी सब में बहुत ज़्यादा मिनरल्स कम हो जाते हैं। व्हाट अबाउट द मेटल बर्तन? मेटल सेफ, जो स्टील है वो सेफ है, स्टील बिल्कुल सेफ है, शीशा बिल्कुल सेफ है, सिरामिक सेफ है। अच्छा। ये सेफ है। मेटल के बर्तन कुछ काले भी पड़ जाते हैं, आपको पता है। अब वो जब काले पड़ जाते हैं तो क्या वो अपनी कोई स्टील कभी भी काला नहीं पड़ता। ओके। वो जो स्टेनलेस स्टील है ना वो काला नहीं पड़ता। ओके। वो आप सफाई का मसला होगा, वो काला नहीं पड़ता। स्टील सेफ है, स्टील के बर्तन सेफ हैं, पानी पीने के लिए, खाना पकाने के लिए। बल्कि आजकल स्टील एक ऐसा भी आ रहा है कि जो डबल तय होती है, उसके दरमियान में गैप होता है, उसमें पानी होता है या गैप होता है, तो उसमें जो आप खाना पकाते हो वो जलता नहीं है। वरना स्टील के बर्तन में आप हांडी पकाना शुरू करते हो तो जल जाती है। यही तो बोल रही हूं। तो वो, लेकिन वो थोड़े महंगे हैं, दुनिया में भी महंगे हैं, वो इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसकी बजाय जो एल्यूमिनियम वाले भी है ना
वो इतने खतरनाक नहीं है, इतने खतरनाक नहीं है। हाँ। क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम तो आता है आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन वो एक टॉक्सिक लेवल से ऊपर नहीं जाता, रिलेटिवली सेफ है। अच्छा, कुछ लोग जैसे कांच के बर्तन में खाते हैं, सपोज जैसे प्लेट्स वगैरह, डिश महंगी महंगी आपको पता है लेते हैं, फिर जो कोई अगर मेलामाइन के बर्तन में खाना खाता है, तो जो मेलामाइन के प्यालों में खाना निकालता है, प्लेटों में सर्व करता है, तो वो भी क्या नुकसानदेह है? जी देखें, एक जो सबसे सेफ है वो तो आपके शीशे के बर्तन है। दूसरा जो सही सिरामिक के हैं, सिरामिक दरअसल तो मट्टी ही है ना, उसको एक ख़ास तरीके से। दूसरा आजकल एक पत्थर के भी आ रहे हैं, वो भी रिलेटिवली सेफ हैं। ये बर्तन सेफ है। पत्थर के बर्तन नहीं, मुझे पता ये कौन से बर्तन? ये भी आते हैं आजकल ना, जैसे चीनी, जिसे उर्फ़े आम में हम चीनी के बर्तन कहते हैं ना। हाँ जी, एक तो होते हैं ना कि वो जो सिरामिक के, दूसरा उसमें से अब सिरामिक की बजाय ना वो पत्थर पीस के उसके भी बर्तन आ रहे हैं, बड़े कॉमन है, वो थोड़े सस्ते भी हैं। वो रिलेटिवली वो ठीक है, वो भी सही चीज़ है, वो ठीक है, स्टील वाले ठीक है, ये इस्तेमाल करें। अब ख़ास तौर पे कुछ बर्तनों के ऊपर लिखा होता है जैसे माइक्रोवेव कर सकते हैं इनको ना, प्लास्टिक को, हू नोस कि वो वाकई वो है, क्यों रिस्क लेना है? तो माइक्रोवेव के अंदर कम से कम आप प्लास्टिक यूज़ ना करें। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें उन्होंने आज समझाई कि हम अपनी ज़िंदगी में जो प्लास्टिक के बर्तन, मेलामाइन के बर्तन, ये चीज़ें लेकर आ गए, इनमें खाना खा रहे हैं, कितने अपने पार्टिकल्स छोड़ते हैं और ये कितने नुकसानदेह हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद शहजाद बसरा साहब हमारे साथ हैं, कॉल्स भी अटेंड करेंगे, आपकी जो पूछना है आपको पूछ सकते हैं हमारे मेहमान से, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। शहजाद बसरा साहब से बात करी थी, उम्रे पे जा रहे हैं, तो मैंने यही बोला कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो मैं ख़ास बोलूँगी कि पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, जो जो आपको देख रहा है आप उनके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर। पहले तो देखने वालों को ये बताइए कि ये है क्या, क्योंकि हमें तो ये समझ नहीं आती है ना, जो इसको फॉलो भी करे तो कैसे करे, अपनी बॉडी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मतलब ठीक कैसे कर सकता है, बैलेंस कैसे रख सकते हैं, इस चीज़ में कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, हमें नहीं नॉलेज, बताइएगा। मैंने आज फैसलाबाद से लाहौर आना था, तो मैंने फ्यूल का टैंक फिल करवाया पूरा, ठीक है, कि ज़्यादा यूज़ होगा। अच्छा। अगर मैंने ना आना था तो मेरा एक टैंक शायद 15 दिन 20 दिन निकाल जाता। हाँ। तो फ्यूल जो हमारा बॉडी का फ्यूल है वो है ग्लूकोज। अच्छा। तो कोई फूड जो हम खाते हैं जिसमें जाके ग्लूकोज में बदल जाती है, फ्यूल में बदल जाती है, कितना बदलती है वही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अगर ज़ीरो है, जैसे प्योर वाटर है, इसका ज़ीरो है, मतलब एक भी शुगर का मालिक्यूल नहीं मिलना, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ज़ीरो। अगर हम पानी के अंदर 100 ml पानी के अंदर हम शुगर घोल के 100 ग्राम वो घोल के हम वो पी लेते हैं, तो उसका 100 कि जितना जाना है सारे के सारा शुगर, उसका 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अब जो चीज़ भी 55 से ऊपर जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, वो हमें फौरी तौर पे हमारा ब्लड शुगर बढ़ा रही है। मतलब हमने मैराथन दौड़नी है, खेतों में काम करना है, बहुत ज़्यादा बच्चों ने भागना दौड़ना, एनर्जी चाहिए, तो उन्हें ऐसी फूड चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम मैच्योर है, सीडेट लाइफस्टाइल है, हम बैठे हुए हैं लैपटॉप पे मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम चाहिए, वरना वो तो शुगर स्पाइक करेगी, और जो शुगर स्पाइक करेगी वो फिर फैट में भी बदलेगी और फिर वो मोटापे में भी जाएगी, वो डायबिटीज़ में जाएगी। अब हमारी जो आम फूड है उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितने हैं? जो हमारा मैदा जैसा आटा है, हमारा आटा मैदे जैसा है अब, क्योंकि उसका हर चीज़ निकली हुई है, बहुत फाइन आटा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से लेके 85 के दरमियान है। अब कितना उसमें से आपने फाइबर निकाला है, ये इतना ज़्यादा, यानी वेरी हाई। आलू है, खाली आलू जो है ना वो 80-85 है, लेकिन अच्छा मैं आटे पे रहूँगी, पहले जो चक्की का आटा है उसमें कितना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स? 70 होगा। अब इतना फ़र्क नहीं है ये? हाँ, इतना का फ़र्क होगा बस। अगर लेकिन आप वो स्टोन ग्राउंड होल ग्रेन है तो उसका फिर आके तकरीबन 60 के पास आता है। स्टोन स्लो जो चलती होती हैं उनका। अच्छा, जो आलू आपने बेक कर लिया उसका 100 से भी ज़्यादा, 110 है उसका। जो आलू बेक कर लिया आपने, फ्राइड कर लिया, उसका इससे भी ज़्यादा है। लेकिन कुछ खुराक अल्लाह ताला ने, तो लोग तो कहते हैं बेक पोटैटो जो है वो डाइट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, रादर देन यू नो हैविंग इन द सालन एंड एवरीथिंग और फ्राइज की फॉर्म में मत खाएं। आप अगर बेक्ड फॉर्म में खाते हैं तो उसमें कब अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स कह रहे हैं ज़्यादा है, वेरी हाई, वेरी हाई। अच्छा, अब उसमें फिर चीज़ें कुछ ऐसी आ जाती हैं कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। मसलन
सीरियल सारे के सारा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 70 से 90 के दरमियान होता है, सिवाय जौ के बारले, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 के करीब है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह की रेजिस्टेंट कार्ब्स हैं कि है तो उसके अंदर भी कार्ब्स हैं, लेकिन वो बहुत स्लो ब्लड शुगर में कन्वर्ट होती हैं। तो अगर आपने कंपेयर करना है इनमें से कोई, तो वो जौ है। फिर उसके बाद आते हैं आपकी ना दालें। दालों के अंदर भी थोड़े कार्ब्स जो रेजिस्टेंट है और साथ उसके प्रोटीन ज़्यादा है, तो और फाइबर भी है, तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 50 से कम है, 30 से लेकर 50 के दरमियान होता है। सारी दालों में, या फिर चने की दाल अलग और मूंग? तकरीबन सारी दालों का इसके अंदर ही आता है, दालें इसके अंदर ही आता है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास मिलेट्स हैं, जैसे बाजरा, ज्वार कहते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 40 और 55 के दरमियान है। अच्छा, फिर हमारे एक जो स्पेशल फूड्स आती हैं लाइक कीनवा, जिनके अंदर कंप्लीट प्लांट प्रोटीन है और उनके अंदर बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स भी, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो 35 से 53, मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं उनकी, लेकिन 55 से उसका भी कम है। तो ये चीज़ें बड़ी सेफ़ हैं। जो सब्जियाँ हैं, मसलन पत्तों वाली सब्जियाँ हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो 10 से भी कम होता है। शलजम, वैसे कच्चे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 होगा, लेकिन जब पका लेंगे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 पहुंच जाता है। शलजम का भी सब्जियों में भी पक के ऊपर चला जाता है कुछ सब्जियों तो ये ज़मीन के अंदर की सब्जी और ज़मीन के बाहर की सब्जी, इसमें फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जो बाहर वाली सब्जी है ना, उनका पक के भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा रहता है, जैसे कद्दू, टिंडे वगैरह, सारी मिर्चें, टमाटर, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा रहता है। लेकिन जो ज़मीन के अंदर है उनमें शलजम का ज़्यादा है, गाजर का ज़्यादा है, मूली का इतना नहीं है। मतलब मूली अगर आप पका भी लेंगे ना, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो वो सेफ़ है। अब आपने जब फूड खानी है, पहले आपने खेतों में शुगर के पेशेंट्स को मूली के पत्ते भी खिलाए जाते हैं, घर में भी कहते हैं बनाओ, है ना? जी, पत्तों में ना सिर्फ ये कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, उनका इनसॉल्युबल फाइबर भी है। सब्जी के अंदर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल दोनों होते हैं, ये फाइबर भी आ गया, साथ उनके अंदर विटामिन के भी मिल जाता है, जो अदरवाइज बहुत महंगा है, तो वो भी एडिशनल मिल गया। फोलिएट आमतौर पे मिल जाता है, तो ये पत्ते साथ खाने बहुत ज़रूरी है। क्या बात। अच्छा, और मैं एक और छोटी सी साथ ऐड कर दूं, जो मूली के पत्ते होते हैं ना, हमारे घर में तो मूली आती है तो साथ पत्ते भी आते हैं, बल्कि हम तो रेडी वालों से मांग के लाते हैं, सब्ज़ी वालों से, और हम उसको उसी तरह पकाते हैं जैसे आप पालक बनाते हैं ना, पालक की तरह बनाते हैं। या फिर आप उसको प्याज और टमाटर हल्का सा भून के, थोड़ा सा मिर्च वगैरह डाल के, हल्का सा लहसुन उसके अंदर कूट के डालें और उसके साथ उसको भून के इसी तरह, या मगर उसको उबालनी पड़ेगी आपको, पालक के जो पत्ते होते हैं उसको खाएं, आपकी लाइफ में बड़ा एक चेंज आएगा। ये बड़ी हेल्दी चीज़ है, क्योंकि यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी है मूली। और पिछले कुछ अरसे से मैं लोगों को बता रहा हूँ, मूली का ऑमलेट, क्या अब आमतौर पे क्या होता है, प्याज टमाटर का ऑमलेट बनाते हैं, अब थोड़ा सा मूली कद्दूकस करें, थोड़े से उसके पत्ते डालें, बस उसके अंदर अंडा डालें, नमक मिर्च डालें और ऑमलेट बना लें। इतना टेस्टी बनता है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी है, और आपका वो पूरा हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि उसको थोड़ा पराठा भी बनना है, तो उसमें 1 चम्मच आटा भी डाल लें। मुझे मूली के पत्ते मजे के लगते हैं, वो बड़ी टेस्टी चीज़ है। अब ये सारी जितनी पत्तों वाली चीज़ें सारी, अच्छा उसके अलावा जो नट्स हैं हमारे, बादाम, अखरोट, मूंगफली वगैरह, इनके अंदर हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन है, कार्ब्स बहुत थोड़े हैं। मतलब ये खाएंगे आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी जितने भी हैं। अच्छा, बादाम में भी नहीं है? नहीं, इनके अंदर शुगर नहीं बढ़ती है आपकी ना, ये सारे के सारे, बल्कि बादाम का आटा ही तो कीटो का है, कि जहां आपने लो शुगर आटा खाना है उसमें सबसे बड़ा तो वही होता है। कोकोनट का जो श्रेडेड कोकोनट है वो आप शामिल करें, वो नहीं, अलसी में नहीं है, चिया सीड के अंदर, ये जो चीज़ें सारी, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत थोड़ा है। ये आप फूड खा सकते हैं। गोश्त का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है, अंडे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। अब आपने ये चीज़ें खानी है ना, अब दही है ना, नॉर्मल दही, उसके अंदर अंडे में जर्दी हो या दोनों चीज़ों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है? देखिए, अंडा बगैर जर्दी के है ही नहीं है। अंडे के अंदर जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी उसकी जर्दी के अंदर ही है। तो जर्दी के बगैर तो अंडा खाना ही नहीं, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम ही है। अब देखिए कितनी फूड आ गई, सिर्फ ये कि सीरियल्स जो है ना, वो आप अकेले नहीं खा सकते, गंदम चावल, अगर आपने ज़्यादा एनर्जी नहीं लेनी। अगर आपने भागदौड़ करनी है, जिम करना है, पहाड़ चढ़ने, खाएं, रोटियां खाएं, चावल खाएं। शहजाद साहब, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। आपने बताना है कि अभी हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है आज के दौर में, या कम एनर्जी की ज़रूरत है? क्योंकि पहले तो लोग बहुत खेतों में काम करते थे, उनको एनर्जी चाहिए होती थी, अब क्या सिस्टम में? ब्रेक के बाद पूछेंगे। वेलकम बैक। शहजाद बसरा साहब मौजूद है हमारे। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है, जो पैक्ड फूड्स होते हैं ना, डब्बों में पैक
प्रोसेस होते हैं, ठीक है, और पैक हुए हुए होते हैं, इनके क्या नुकसान होते हैं? दुनिया लगी हुई है लेने के लिए, मैंने कहा पूछ लूँ उसके बारे में। इनका फ़ायदा तो ये है कि आपको फौरी तौर पे किसी सीज़न में भी किसी जगह पे भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ओके। डब्बा खोला और आपने ऐसे खा लिया या उसको थोड़ा बहुत स्टिर फ्राई किया, पुलाव में डाला, सब्जियां हैं, गोश्त है, कुछ है, क्विक। लेकिन नुकसान क्या है इसके? नंबर वन तो ये फ्रेश नहीं है, ठीक है, 6 माह के हैं, साल हैं, जब भी है उसमें बहुत सारे जो विटामिन्स हैं वाटर सॉल्युबल वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे इतनी देर रखने के लिए प्रिजर्वेटिव तो लाजमी डालते हैं, तो प्रिजर्वेटिव केमिकल्स हैं और उनमें से कुछ केमिकल्स सेफ़ हैं, कुछ नहीं सेफ़। तीसरा, उन सब के अंदर टेस्ट एनहांसर्स डाले जाते हैं। टेस्ट एनहांसर जो है ना, वही जैसे अजीनोमोटो जिसे हम कहते थे, ग्लूकोसोडियम वगैरह और बहुत सारे, जो कि आपके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बढ़ाते हैं और आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाते हैं, मोटापे की तरफ लेके जाते हैं, इम्यूनिटी कम करते हैं। फिर उनके अंदर है कि उनके अंदर ऐसे बैक्टीरिया बहरहाल पैदा हो जाते हैं जो छोटी मोटी कुकिंग से भी नहीं जाते। तो ये ढेर सारे नुकसानात हैं। इसको प्रोसेस फूड में ही कंसीडर किया जाता है, जितनी भी कैंड फूड है, ये फ्रेश फूड में आती ही नहीं, इट्स प्रोसेस फूड। अच्छा, मतलब हम आप ये भी इससे भी ज़रा हाथ रोका। अच्छा, हम फास्ट फूड खाते हैं, बाहर जाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं या शॉर्मा खाते हैं, ऐसे कोई लोडेड फ्राइज़ आप बनवा के खा रहे होते हैं, इनके बारे में भी हमें बता दीजिए कि बर्गर के बारे में लोग ये कहते हैं कि तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें फ़ाइबर भी होता है, क्योंकि आपको पता है सैलड भी होता है, तो लोग कहते हैं कि बर्गर बड़ी अच्छी चीज़ है। तो क्या ये वाकई अच्छी चीज़ है? बर्गर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो ठीक बना है, आपने खुद बनाया है। अच्छा, अगर देखें, अगर आपने अपने घर के अंदर या अच्छी वाली ब्रेड के साथ गोश्त का टुकड़ा भी अच्छा है, चीज़ भी आपको पता है ये ओरिजिनल चीज़ है, सिंथेटिक नहीं है, सिंथेटिक चीज़ नहीं है, ये पाकिस्तान में 90% सिंथेटिक चीज़ है। अच्छा। महंगी बहुत है ना, जो डेयरी चीज़ है वो तो महंगी बहुत है। दूसरी जो सिंथेटिक है, आमतौर पे जो हमारे गलियों मालों में आ रही है, वो तो सिंथेटिक है। अच्छा, तो फिर ये भी देखना ज़रूरी है सिंथेटिक चीज़ है क्या है जो बर्गर हम खा रहे हैं। भाई वो तो बहुत महंगे वाला को जो फ्रेंचाइज है वो करता होगा, बाकी तो सारी सिंथेटिक होती है। और दूसरा है उसका टेस्ट इतना क्यों होता है, आपसे क्यों नहीं बनता वो टेस्ट? इसलिए कि उसके अंदर टेस्ट एनहांसर्स हैं, उसके अंदर केमिकल्स डाले हैं, वो वाले साल्ट डाले हैं कि जो टेस्ट का बढ़ा देते हैं। कहते हैं आपकी ज़ुबान के अंदर एक नमकीन टेस्ट है, एक मीठा टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है, ठीक है, ये ज़ुबान एक खट्टा टेस्ट है, ये एक पांचवा टेस्ट है नटी, उसको कहते हैं मीठी टेस्ट, यानी गोश्त का जायका। तो जो टेस्ट एनहांसर बनाया है, ये इन्होंने आइडेंटिफाई करके वो खुद केमिकल बना दिया, वही सारी बीमारियां पैदा कर रहा है। तो ये बाज़ार के अंदर खा वो बर्गर है, खा वो शवारमा है, खा वो दाल है, खा वो पुलाव है, सब डाल रहे हैं। ये नहीं कि वो दाल ठीक है और वो पुलाव ठीक है, वो भी डाल रहे हैं। अगर वही फैट, वही कुकिंग ऑयल, पाम ऑयल अगर बर्गर में यूज़ हो रहा है, वही वाला आइसक्रीम में यूज़ हो रहा है पाम ऑयल, वही वाला दाल में यूज़ हो रहा है, तो दाल कैसे बेहतर हो गई? ये जो बाहर हम कढ़ाई खा रहे होते हैं बनवा के, अगर हम यही घर पे अगर कढ़ाई बनवा के खा लें तो फिर सही है। देखिए, मगर टेस्ट वो वाला होता कोई नहीं, हम बड़ी कोशिश कर लेते। देखिए, टेस्ट हाथ में होता है। हाँ। अब देखिए, जो खवातीन चटनी भी बनाती हैं, आप उंगलियां चाट जाते हैं, ये उनको पता होता है कि मसालों के साथ कैसे खेलना है, लेकिन जब आप उसके ऊपर मेहनत नहीं करते तो टेस्ट भी नहीं होता। अब ये देखिए, एज सच बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा बुरे नहीं है, हमें डराया तो जाता है इससे बहुत ज़्यादा, छोड़ दो मर जाओगे, खा लिया तो बर्बाद हो। इट्स नॉट दैट वे। नहीं, लेकिन उसका जो जिस तरह बनाते हैं गड़बड़ तो वो होती है ना, वो गड़बड़। अब देखिए, एक बंदा जो है ना, एक बंदा वो खुद बर्गर बना रहा है घर में, खातून अपने बच्चों के लिए शवारमा बना रही है, अब खातून अपने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना रही है, तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट ठीक है, तो उसमें क्या खराबी है? तो पिज़्ज़ा तो बुरा नहीं है, लेकिन जो बनाने वाला उसमें गलत इंग्रेडिएंट केमिकल वाले डाल रहा है, गड़बड़ तो सारी वहाँ से आ रही है ना। तो अगर वो बाजार वाला भी आप पता है कि वो अच्छा बनता है, भाई वो ठीक दे रहा है, तो फिर वो ठीक है, लेकिन आर यू श्योर? उसे तो कस्टमर बढ़ाने हैं ना। हाँ, तो अच्छा मुझे बताइए, जो बच्चों को हम लोग खिला रहे होते हैं ना, जो ब्रेड वगैरह, तो ये बच्चों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, उनसे छीननी नहीं चाहिए, मगर हमें तो सिर्फ यही डाया जाता है, तो बच्चों को ब्रेड क्यों खिला रहे हो? पराठा खिलाओ, रोटी खिलाओ,
ये खिलाओ। तो क्या बच्चों को अब सैंडविचेस नाश्ते में, लंच बॉक्स में वाइट ब्रेड हम दे सकते हैं क्या? ये सिर्फ और सिर्फ वो एक बाबा जी हैं ना घर के अंदर कि जो तर्ज़े कोहन पे अड़ना कि जो मैं रोटी और शोरबा दाल खाता हूँ वही ठीक है, बाकी जो भी खा रहे हो नई नस्ल ने जो बनाई है वो सारी की सारी गलत है। वो सिर्फ वो सोच है। अगर आप उसी आटे की ब्रेड बना रहे हो, उसी आटे की रोटी बना रहे हो, उसी आटे का पराठा बना रहे हो, तो बच्चों के लिए कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। बेकरी में क्या मसला क्या होता है? बेकरी में मसला ये होता है कि वो मैदे से बना रहे हैं, तो आपके घर के अंदर आटा भी तो मैदे जैसा ही है ना। फिर पिज़्ज़ा का जो डो बनाते हैं हम, वो सब कर सकते हैं, डाल सकते हैं? बच्चों के लिए ठीक है। देखिए बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि जब उन्हें आप पैकिंग वाली फूड ज़्यादा देते हो, जब उन्हें फास्ट फूड ज़्यादा देते हो, जब वो बाजार के पिज़्ज़ा बर्गर बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर घर में आप उन्हें बना के देते हैं तो उसमें तो कोई खराबी नहीं। पास्ता भी देखिए, पास्ता में आप चिकन डाल रहे हैं, सब्जियां डाल रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसमें क्या खराबी है? मतलब देखें, एक तरफ आप रोटी सालन है, एक तरफ पास्ता है, घर में बनाया है, तो सिर्फ उसका टेस्ट का फर्क है ना। एक बंदे को वो पसंद है, एक वो पसंद है। घर की अच्छी चीज में, दूध में बना हुआ पास्ता उसको बिला वजह ही कहना है जी पास्ता खत्म हो, बुरी चीज है जी। घर का बनाया पास्ता क्यों बुरा है भाई, जिसमें अब इतनी सब्जियां आपने डाली हैं। अब देखिए, आप मजे से खाते हो जी, आप बहुत मजे से खाते हो कि आप सब्जी वाला पुलाव बहुत मजे से खाते हो, तो अब चावल की बजाय आपने आप पास्ता डाल दिया। वो भी कार्ब है, वो भी कार्ब है, तो वो अच्छा क्यों हो गया, वो बुरा क्यों हो गया? ये टेस्ट डेवलप की बात है ना। अच्छा, ये जो खीरे के बारे में लोग बात करते हैं कि पूरे साल में खीरा जो है सिर्फ 3 महीने कोई अच्छा आता है सीजनली, बाकी कोई खीरा जो है ना बिल्कुल फ़र्क है। तो मुझे ये बता दें कि क्या खीरे जो हम खा रहे होते हैं रोज़मर्रा की डाइट पे, वेट लॉस के लिए भी, लोगों को, बच्चों को भी बहाने से देते हैं सैलड्स वगैरह के इस्तेमाल के लिए कि बच्चे को खीरे खा लें। अब ये खीरे क्या 3 महीने का कौन सा सीज़न है जिसमें, या ये सही है या मिथ है, क्या है? देखिए, ये हमारे दोस्त साजिद संधू साहब हैं, वो सारा साल खीरे कैसे बनाने हैं, कैसे इतने बड़े बड़े करने हैं, और जो छोटा वाला खीरा उसको कहते हैं चरसी खीरा। अच्छा। कि वो इतना टेस्टी होता है, आप खाना शुरू कर दो छोड़ते नहीं। अच्छा। तो पूरे साल टनर्स में कैसे अवेलेबल करने हैं। देखिए, ये गर्मियों की सब्जी है, सर्दियों की तो है ही नहीं। ठीक है। लेकिन सबसे जो मज़ेदार, जिसको बच्चे भी बड़े भी फाइबर खा लेते हैं, फाइबर का सोर्स इससे अच्छा और है ही कोई नहीं। तो उसको सारा साल आपने अवेलेबल करना है, तो वो नॉर्मल तरीके से करेंगे तो उसको तो कीड़े ही खा जाएंगे। अच्छा। मतलब आप उसके ऊपर स्प्रे नहीं करेंगे तो वो कीड़े खाएंगे, आप अपने लिए उगा नहीं रहे। अच्छा। तो ये तो एक अब इनएविटेबल ईवल है, ये अच्छा नहीं है लेकिन इनएविटेबल है, आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सारा साल दिया जा रहा है खीरा। अब फ़र्क क्या आता है कि एक अच्छा जिम्मेदार है, उसको पता है कि मैंने ये स्प्रे किया है, और अच्छे से भी तरह से करते हैं, और इसको एक हफ्ते तक मैंने अब मार्केट में नहीं भेजना ताकि इसका रेजिड्यू इफेक्ट जो है ना वो डाइल्यूट हो जाए। अच्छा। तो फिर वो मार्केट में जाएगा, आपके पास जाएगा तो रिलेटिव ठीक है, आप अच्छी तरह धो के छिलका उतार के खा लेते हो। लेकिन जो ज़रा दूसरे हैं वो ये करते हैं कि आज स्प्रे किया और सुबह ही मार्केट में भिजवा दिया है और अगले दिन आपके पास टेबल में आ गया, तो उसके अंदर तो रेजिड्यू सारा को सारा मौजूद होगा ना। अच्छा, हम इन्फ्लेमेशंस के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में बताएं, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं जो हमें ज़रूरत है हमारी बॉडी के लिए? देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की पहले बात की, उसके बाद जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट इस दौर की चीज़ें हैं ना, वो है इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेशन। पुराने ज़माने में क्या होता था, फोड़े फिंसी निकल आए, सीजनल इन्फेक्शन आ गई, सीजनल बुखार हो गया, इंजरी हो गई, ज़्यादातर यही होता था। लेकिन अब क्या है, हर बंदे को एक्सपोज है वो रेडिएशन से। हम मोबाइल यूज़ करते हैं नहीं करते, हमारे इर्द गिर्द रेडिएशन है, वो रेडिएशन हमें ऑक्सीडेशन कर रही है। हमारी फूड के अंदर ऐसी चीज़ें आ रही, प्रोसेस फूड के अंदर, वो ऑक्सीडेशन कर रही हैं और साथ इन्फ्लेमेशन कर रही हैं। बीमारियों की ये 2 बड़ी चीज़ें हैं और इनको साथ साथ हमने फूड से ही ठीक करना है। अब फूड से एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलती हैं? ये मिलती है हमें हर्ब्स और स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा है। मसलन हमारे अदरक है, दारचीनी है, हल्दी है, मोरिंगा है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, नीम है, कड़ी पत्ता है, चिया सीड है, किनवा है। इन सब चीज़ों के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी भी मौजूद है, एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद है। इनको इसलिए हम कहते हैं कि अपनी खुराक का अब लाजमी हिस्सा बनाएं। पहले तो सिर्फ सीजन में कभी को फोड़े फिंसी निकलते थे तो कोई नीम खा लिया, कभी कुछ कर लिया। अब रेगुलर ज़रूरत है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं इन्फ्लेमेशन को,
हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि गोडे सूज गए हैं, आपके घुटने सूज गए हैं या गर्दन अकड़ गई है, वो तो बैठ बैठ के होता ही है। हमारे अंदर ऑर्गन्स के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, गुर्दों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, हमारी बॉडी के अंदरले पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें लेते हैं हम, तो उनकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और बीमारियां कम होती हैं। तो ये जो स्पाइस और हर्ब हैं, इनको मसलसल इस्तेमाल करें। फ्रेश फ्रूट सबसे बड़ा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, विटामिन सी का। जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो आप सीजनल फ्रूट, जो सबसे सस्ता फ्रूट है, जो आपके घर में लगा हुआ है तो क्या बात है, किचन गार्डनिंग की है तो वहाँ पुदीना भी आपने उतार लिया तो एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन सोर्स है। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेशन जो ना कम होती जाएगी। थैंक यू सो मच शहजाद साहब, बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मिलती है जब शहजाद साहब आते हैं। तो पहले तो मेरी इनसे मुलाकात नहीं थी, मेरी दूसरी मुलाकात है इनके साथ, मगर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कोई शक की बात नहीं है। जो नॉलेजेबल बंदा हो उसके साथ बात करें तो ज्ञान आपको भी मिलता है। थैंक यू अगेन। We'll take a short break, we'll be right back. वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी दिल के इश्यूज़ के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे वहाँ मरीज़ जो है ना, जो दिल के मरीज़ हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं नाज़रीन। हॉस्पिटल्स जो हैं उधर रश होता चला जा रहा है, आपको पता है। अब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक बड़ा ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है। ये एक ऐसा इदारा है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहाँ पे दिल के मरीज़ जो हैं उनके लिए बड़े सारी सहूलियात मुयस्सर कर रहा है ये। अब आज जो मेहमान जिनको हमने यहाँ पे मधु किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आमिर रफ़ीक साहब हैं, जो कि MS हैं PIC के और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लोगों को क्या क्या सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि आप लोगों के लिए जो है ना आसानियाँ हो कि जो दिल के मरीज़ हैं वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? सर जवाब दीजिएगा, दिल के मरीज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं अस्पतालों में, और इतने पेशेंट्स क्यों बढ़ गए एक साथ अगर उनको काउंट किया जाए तो? बहुत शुक्रिया फ़िज़ा, आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको कि जो दिल के अमराज़ हैं दिन ब दिन इनमें इजाफ़ा हो रहा है। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं इनमें जी। आप कहें कि जैसे हम कहते हैं कि कुछ बीमारियां जो हैं वो ख़ानदानी जिसे कहते हैं चलती आ रही होती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस के एलिमेंट्स हैं या लाइफ स्टाइल्स हैं या सोशल इकनॉमिक स्टेटस जो भी है, इस तरीके से इनमें इजाफ़ा हो रहा है। तो इस वक्त जो है दिल के अमराज का इजाफ़ा ऐसे कि जैसे अब आप कहें कि हमारे पास एमरजेंसी में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मोर दैन 1500 से ज़ायद जो है ना पेशेंट रोज़ाना हमारे पास 24 घंटे में आ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं पर मिनट पर पेशेंट हमारे पास एमरजेंसी में आ रहा है। पर मिनट पर पेशेंट, लाइक 40-50 मिनट्स हैं अगर 24 घंटे में, तो हमारे पास इतना पेशेंट आ रहा होता है। इसी तरह एमरजेंसी आउटडोर है तो आउटडोर में हमारे पास मोर देन 2000 to 2500 पेशेंट 8 से 3 बजे हमारी OPD होती है, तो उसमें हमारे पास आ रहा होता है। और इसमें ये कि एमरजेंसी में हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इनसाइड एमरजेंसी 24/7 हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है एमरजेंसी के लिए, कार्डियक स्पेशलिस्ट की टीम है हमारे, जिसमें सीनियर कंसल्टेंट्स और जो यंग कंसल्टेंट्स हमारे पास होते हैं सारे, जो कि 24 घंटे इनको पेशेंट्स को अटेंड कर रहे होते हैं। क्योंकि लाइक दिल के अमराज में ये जो हमारा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इज़ द होप फॉर ऑल कार्डियक पेशेंट्स, क्योंकि इसमें जो एडवांस प्रोसीजर जो पंजाब में हो रहे हैं सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें फैसिलिटेट कर रही है, जिसमें एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी के लिए और पेस मेकर्स के लिए। जैसे एक तो दिल के मर्ज़ का आम लोगों को पता होता है कि हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा, दिल दर्द हो रही है। एक होता है दिल की पेस मेकिंग जिसे हम कहते हैं, दिल की तरतीब जो है वो रिदम जो है ना ख़राब हो गई, उसके पेशेंट्स भी हम डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा हाई रिस्क कैबेज या अर्ली रिस्क की कैबेज है, बाईपास के ऑपरेशन जो है वो भी हम सारे कर रहे होते हैं। तो इसमें सर मुझे ये बताइएगा कि जो वेट टाइम है आपका ये कितना होता है, क्योंकि इतने पेशेंट जैसे कि आपने कहा कि
पर मिनट पर पेशेंट, तो ये वेट टाइम है जी उनको जी 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 या- बिल्कुल, ये आपका बड़ा बड़ा एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि एमरजेंसी में विद इन नो टाइम हम उसको डील कर रहे हैं। एमरजेंसी इज़ द प्रायोरिटी। एमरजेंसी में पेशेंट आया, लाइक लफ्ज़ का ही पता है, एमरजेंसी इज़ द एमरजेंसी। पेशेंट आया, उसको दिल की तकलीफ़ है और जैसे ही उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ विद इन नो टाइम हमारे पास पहुँच गया, और जब हमने उसकी ECG करवाई और ECG में चेंजेस भी आ रही हैं, तो विद इन नो टाइम हम उसका एनजियो कर रहे हैं। हमारी 4 कैथ लैब जो है ना, वो हमने इसी काम के लिए, एनजियो लैब्स जो है हमने इस काम के लिए वो डेडिकेट किए एमरजेंसी के लिए। अच्छा। और इसमें ये है कि 4 से 5 मैक्सिमम 3 विद इन 3, बल्कि 3 से 4 घंटों में 3 to 4 आवर्स एंजियोग्राफी वो हम उसकी कर देते हैं, परफॉर्म कर देते हैं। और उसके बाद ये है कि अगर उसको स्टंट की ज़रूरत है, स्टंट भी उसमें 1 है या 2 स्टंटिंग है वो भी हो जाती है। अगर कोई बैलूनिंग होनी है यानी खून की नालियों को खोलना है तो वो भी हो जाता है। और इसके अलावा भी ऐसा कोई प्रोसीजर है तो दैट इज़ अ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, वो फ़ौरन उसको हम मुहैया करते हैं। तो उसमें यह है कि एवरेज हमारे पास डेली जो हम कर रहे हैं मोर देन 120 120 130 एंजियोग्राफी एमरजेंसी के थ्रू पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वो दे रहा है, और दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें प्रोवाइड कर रही हैं और हम इसको वो दे रहे हैं। अच्छा, ये जो PIC है, जी ठीक जी है, जी जी ये तो काम माशाल्लाह बहुत अच्छा करें। मगर इसके अलावा भी और हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि हर कोई जो रेफ़र करता है वो यहीं पे करता है कि यहाँ PIC मिले PIC जैसे। बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई और ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पेशेंट जा सकते हैं, या फिर क्योंकि लोड यहाँ पे बहुत है ना, हाँ जी। कोई सपोर्ट आपको हासिल है ऐसी PIC को? हाँ जी, इसमें यह है कि जैसे अभी रिसेंटली इंशाल्लाह आई थिंक जल्दी आप देखेंगे स्टार्ट हो जाएगा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वो भी स्टार्ट हो रहा है जी। दैट इज़ मोर देन 250 बेडेड। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा भी स्टार्ट गवर्नमेंट कर रही है, साहिवाल में भी स्टार्ट हो रहा है, इन लाहौर मेयो हॉस्पिटल है और जिन्ना हॉस्पिटल है। और ये कि लाइक जब हमारे पास चाहे वो पेशेंट आ रहे हैं डे बाई डे बढ़ भी रहे हों, तो गवर्नमेंट सेक्टर इज़ ऑलवेज़ वेलकमिंग कि जी हमने पेशेंट को अटेंड करना है और हम कर रहे होते हैं पेशेंट्स को। तो इंशाल्लाह विद इन डेज़ आप देखेंगे और इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी इन चीज़ों के अंदर सारी, आप देख रहे होंगे। आपकी जो लैब वगैरह है वो किस तरह से काम कर रही हाँ है, जी, उनके बारे में भी ज़रूर हाँ, हमें लैब्स देखने वालों को लैब्स हमारे बताइएगा। पास ये है कि 24/7 से 24 घंटे हमारी लैब्स काम कर रही होती हैं, क्योंकि हमें साथ में जैसे ECG की, तो ECG के साथ हमने साथ में उसके लैब टेस्ट है, कार्डियक एंजाइम जिन्हें हम कहते हैं, हार्ट के टेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो उसमें भी 1.5 आवर में हम कार्डियक एंजाइम के रिज़ल्ट फ़ौरन लेते हैं, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड है जिसको हम इंटरनेशनली रिकास इंटरनेशनल के साथ हम उससे कंपैरिजन करते मतलब हैं। इनके लैब रिजल्ट्स आपके जी इतने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओके। रिलायबल है, तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम कि आप कभी आएँ और आप देखें हमारी एमरजेंसी का देखें काम को, और एमरजेंसी को आउटडोर को भी देखें। और इसी तरह एक और चीज़ भी कि लाइक जिस तरह की विजन है गवर्नमेंट का भी कि मोर देन 1000 पार्सल्स पर डे घरों में मेडिसिन भी हम भिजवा रहे होते हैं। वेरी जी, नाइस। तो- अब हार्ट बाईपास की अगर हम बात करें, किसी एक इंसान ने अगर करवाना है और वो PIC में आके करवाता है, ठीक जी, है, जी। उसके कितने खर्चे हो जाएंगे, और अगर इसके मुकाबले में अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, वो करवाता है, तो वहाँ पे कितने एक्सपेंस होंगे? हाँ जी, ये बताइए। अगर देखें प्राइवेटली अगर कोई बाईपास के लिए जा रहा है करवाने के लिए, जिसको रिकमेंड वेल ना करे, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, बीमारी आप साथ साथ है इंसान के, तो उसमें यह है कि 8 से 10 लाख तकरीबन बाहर ख़र्चा है उसका। और हॉस्पिटल हमारे विद इन हॉस्पिटल जो है दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट दे रही है, हमें फंड्स भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह डेली हम 10 से 12 बाईपास। तो आपको एक और इसमें चीज़ भी, एक दो चीज़ें और भी Daily है basis पे डेली 10 से बेसिस पे, 12? डेली 10 से 12 इनमें बाईपास के अलावा वेल्व रिप्लेसमेंट, किसी के बाईपास तो हो गया कि कोई ग्राफ्ट जस्ट लगना है कि उसकी खून की नाली बंद होगी तो लग गई, तो वेल्व का ये है कि दिल के वेल्व भी हैं, वेल्व रिप्लेसमेंट इज़ द अनदर लाइक मोर देन बाईपास। अच्छा, हाँ जी, उसमें उसके बाद थर्ड वन ये है कि इज इट अ वेरी डेंजरस? यस ऑफ कोर्स डेंजरस प्रोसीजर, और दैट इज़ अ कॉस्टली प्रोसीजर। इवन कि जी बाहर में कोई इतनी जल्दी इस पर प्राइवेटली कोई ट्राई भी नहीं कर रहा होता बाईपास से भी ज़्यादा महंगा? जी महंगा पड़ेगा उससे भी। उसके बाद ये है कि एक वेस्कुलर ग्राफ्ट उसे हम कहते हैं कि जो बड़ी मेन खून की नाली है उसमें अगर कोई ग्राफ्ट लगना है, जैसे वेस्कुलर ग्राफ्ट है, वो एऑर्टिक डायसेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो उससे भी बड़ा प्रोसीजर है, तो वो भी हमारे पास वो हम कर रहे हैं। अच्छा उसके अलावा पेस मेकर्स का, अच्छा बैटरी है जिसे आप अच्छा, कुछ टाइम पे ये भी होता है ना कि किसी पेशेंट ने अगर बाईपास करवाना है, स्पेशली बाईपास की बात करूँगी तो, क्योंकि वो अगर हॉस्पिटल आते हैं तो उनको कई महीनों का टाइम दे दिया जाता है, 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, तो वो उस पेशेंट के पास क्या इतना टाइम होता है? अल्लाह ना करे अगर उसको कोई इशू हो जाए फिर, क्योंकि हाँ ये बिल्कुल इसमें ऐसे है फिज़ा के बाईपास जैसे एंजियोग्राफी की किसी की, तो उसके अगर रिपोर्ट आई है कि इसकी खून की नालियाँ इतने फ़ीसद बंद हैं,
तो उसमें बताया जाता है कि आप मेडिसिन लेते रहें तो आप सस्टेन कर जाएंगे। बाज़ वैसे कोई इनकार कर देता है कि मैंने बाईपास नहीं करवाना। बाज़ों का है कि बिल्कुल टोटली सारी खून की नालियाँ बंद है, दैट इज़ द अर्ली कैबेज, एमरजेंसी हम उसको जाने नहीं देते, हम वहीं पर एमरजेंसी में कर रहे होते हैं। उसको टाइम नहीं पर देते? नहीं, उसको तो हम फ़ौरन कर रहे होते हैं। और जिसके थोड़ी सी है वे आउट, उसमें यह है कि लाइक अब देखें हम डेली 150 टू 180 एवरेज एंजियोग्राफीज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास इतना है कि हम कर रहे हैं। और बाईपास हमारे पास जैसे 9 ऑपरेशन थिएटर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम डेली कर रहे हैं 12 13 बाईपास डेली हम कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें थोड़ा सा उसको टाइम फिर हमें वो एडजस्ट करना पड़ता है, उसको प्रॉपर मेडिसिन पे हम स्टार्ट करा देते हैं जी कि आपका टाइम है और आप आ जाएं। और उसमें यह है कि जैसे स्लॉट बनती जा रही है हम उसको कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एक और भी चीज़ है कि आप देखेंगे कि जल्दी ये भी वेट जो है ना, वेट लाइन ख़त्म हो जाएगी, जैसे और ऐड हो रही है ना चीज़ें, और कार्डिक के सेंटर्स ऐड इंशाल्लाह हो जाएंगे और जल्दी इंशाल्लाह। तो आप ये वेटिंग लिस्ट भी डॉक्टर आमिर आप मेरे साथ ही हैं, एक ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक, ओके, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हम दिल के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे पास आपको पता है कि ज़बरदस्त मेहमान मौजूद है डॉक्टर आमिर साहब। और मैं आमिर रफ़ीक साहब से मैं ये बात कर रही थी अभी ब्रेक में भी कि जैसे एक एक्ट्रेस हैं, यंग है, आपको भी पता है, सबा कमर, ये एज नहीं है उनकी कि उनको अभी जो है ना दिल के मसले शुरू हो जाए, उनकी एंजियोग्राफी हुई है। मेरी बहुत प्यारी बहन, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और मेरी लाहौर की सबसे पहली दोस्त वही है। उन्होंने सबसे पहला मुझे जो रेंट पे घर दिलाया था जब मैं आई थी लाहौर, तो उन्होंने दिलाया था मुझे लाहौर की सड़कें, जगह, बल्कि बकरा मंडी, हर चीज़ उन्होंने दिखाई थी। जब मुझे पता चला सबा के दिल का मसला कि इतनी यंग एज में उसको ये इशू हुआ, तो मैं बड़ी हैरत में आई इस बात पे कि पहले तो ये परेशानी कि इतनी नौजवान लड़के लड़कियों को ये इशू शुरू हो गए, तो ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? हमने तो कभी पहले ऐसे नहीं सुना था। डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइएगा। हाँ जी फिज़ा, इसमें कि दिल के अमराज जैसे ये बड़े है, एक फैमिली हिस्ट्री भी कह सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री हो किसी की, वालिदैन में से किसी को, तो वहाँ से भी ये रन कर रहे होते हैं। आमतौर पे ये मर्दों में ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि उसी तरह फ़ीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ चल रहे होते हैं। और लाइफ़स्टाइल भी डिपेंड करता है कि जी अगर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन है सारे दिन में अपने काम काज के हवाले से या अपने जो भी इस मामले के हवाले से, तो उससे भी मैं सबा को जानती हूँ, वैसे बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, फिटनेस में भी जिम जाती है, सब कुछ। फिर भी मुझे अल्लाह उसको सेहत दे जिंदगी में, मगर फिर भी देखें ये चीज़ें सुनने को मिली, तो ये स्ट्रेस की वजह से भी है, स्ट्रेस एलिमेंट भी हो सकता है जी, और वर्क का भी, जैसे वर्कलोड की वजह से भी शायद हो सकता है। और ये लाइक सारा चल रहा होता है। तो 24 आवर्स में, 24 घंटे में थोड़ा सा लाइक उसमें जो, जिस तरह मैं आपसे अभी बात भी हम कर रहे थे कि आप थोड़ा सा वक्त दें अपने आप को, डाइट अपनी बड़ी प्रॉपर हो, आपके थोड़ा सा कोई एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर हो आपके पास, उसमें निकालें। और नींद का जो स्पैन है ना वो ज़रूर पूरा करें। नींद की वजह से भी हार्ट और जी उसमें यह है कि ख़ास तौर पे जो है जैसे है कि रात की नींद को ज़रूर लिया जाए। तो ये तो पूरी रात पूरी दुनिया लगी होती है सोशल मीडिया पे, रात तो जागती रहती है, यही देखती रहती है, फिर तो जो लाइफ साइकिल है वो तो सबसे बेस्ट ये है कि जैसे मज़हब भी हमारा कहता है कि जी रात हमने सोने के लिए और दिन काम के लिए होता है, तो कोशिश करें कि रात में नींद को ज़रूर जो है ना 6-7 घंटे नींद जरूर ऐसी ग़िज़ा भी है डॉक्टर साहब जो दिल के ख्याल के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपना दिल का ख्याल रखना शुरू कर दें, और किस एज से शुरू कर दें? हाँ जी, इसमें तो ये है कि जी जैसे कि जी फ्रॉम हमारी फर्स्ट डे आप एक्टिवली रहें, लेकिन ये है कि उसके अलावा जैसे कि अब आप हम बात भी अभी कर रहे हैं इसी बारे में कि टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, तो रिकमेंडेड भी है कि यंग एज से अब आप स्टार्ट कर दें, लाइक आफ्टर 30 एज में अपने एनुअल कोई इस तरह चेकअप का ज़रूर प्लान रखें, ख़ासतौर पर इसकी फैमिली हिस्ट्री। हाँ जी ज़रूर रखें। रिकमेंडेड है कि जी आपको ये वंस इन ईयर अगर आप करवा लेते हैं, कोई अपने बेस लाइन टेस्ट करवा लेते हैं, या कोई स्ट्रेस टेस्ट है जैसे एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कभी करवा लिया 1 साल में 1 दफ़ा, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा दाना खास्ता कोई ऐसा। इसलिए कि अब हमारे पास जैसे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, आम बॉडी टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जो कि हमें कहा जाता है ना 6-6 महीने की एक फ़ाइल बना के रखनी चाहिए, तो ये उसमें पता चल जाता है सब कुछ या फिर नहीं? इसमें लिपिड प्रोफाइल आपको शायद कुछ बता देगा, जो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, हाई डेंसिटी गुड प्रोटीन, गुड फैट्स, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो हमें बता रहा होता है कि जी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, उससे सिग्नल्स मिल जाएंगे कि खून में कुछ गाढ़ापन हो रहा है, आने वाले वक्तों में प्रॉब्लम ना हो जाए। उसके अलावा एक कार्डिक एंजाइम्स के टेस्ट स्पेसिफिक होते हैं, वो भी करवाए जा सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज टॉलरेंस जो ट्रेडमिल पे हम टेस्ट करते हैं वो करवाया जा सकता है, वो आपको बता देगा कि आपको कोई
चलने से या आपको थकावट से सांस तो नहीं चढ़ रहा, तो क्या घर में हम एग्जामिन कर सकते हैं अगर सीढ़ियाँ हैं स्टेयर्स को चढ़ें, जी चढ़ के देखें कि अगर हमारा सांस बात, फूल रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या हम इस तरीके से जज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उससे भी आप बल्कि आप खुद से फील कर सकते हैं कि जी उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आपको सांस चढ़ रहा है, तो शायद हो सकता है आपका बाज़ होता है कि इतना चलने फिरने में स्टेमिना नहीं, उससे भी हो जाता है। लेकिन अगर आप फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक फ्लोर तक जाने में सांस चढ़ रहा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वेरी नाइस। अच्छा, जो ओपन हार्ट सर्जरी की जैसे हम बात कर रहे थे, इस तरह के और जो ट्रीटमेंट्स हैं, सर्जरीज़ हैं, तो पीआईसी में कितना जदीद है वहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, इक्विपमेंट्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं सर्जरीज़ को लेकर? हाँ जी, फिर उसमें कि एंजियोग्राफी का तो जैसे बताया कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी मौजूद है। इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। इवर अब तो जिस तरह हमारे कंसल्टेंट हमारे बड़े अच्छे चेयरमैन डॉक्टर फ़रकत आलमगीर साहब भी, दे आर हाईली क्वालिफाइड फ्राम अब्रॉड, तो वो भी अब आए हैं। तो उसके बाद से एंजियोग्राफी के प्रोसीजर्स में बहुत एडवांसमेंट आ गई है। वेल्व के इसके हवाले से, स्टंट के हवाले से, फिर मेटल क्लिप है कि वेल्व का कोई इशू है तो क्लिपिंग उसके करने के हवाले से जदीद प्रोसीजर्स हैं। जो कैमरा इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे आप लोग, और उसके बाद बाईपास है, बाईपास के बाद वेल्व रिप्लेसमेंट है, वेल्व में मेटालिक वेल्व हैं, टिशू वेल्व्स हैं, जो भी उसमें एडवांसमेंट वेल्व्स की भी आ गई है। फिर इसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के प्रोसीजर, इलेक्ट्रोकार्डियोफिजियोलॉजी की, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई है। दिल चल रहा है लेकिन बेतरतीब उसकी धड़कन हो गई है, जैसे कि वो नॉर्मल लब मूवमेंट में नहीं आ रहा। उसमें करंट के जो इशू, पेस मेकर्स हैं उनके इश्यूज़ हैं, तो पेस मेकर, परमानेंट पेस मेकर्स है, सिंगल चैम्बर है, ड्यूल चैम्बर पेस मेकर्स हैं, और इसके अलावा एब्लेशंस है। उसमें यह है कि जैसे वो पेशेंट है वो आमतौर पे फीमेल है, यंग फीमेल्स, वो हमारे पास इस तरह लैंड करती हैं, दिल की स्पीड हो गया, उसकी रिदम आउट हो गया। नॉर्मल जैसे दिल की धड़कन है 60 से 90 के दरमियान, 60 to 90 है, उसकी हार्ट रेट 100+ जा रहा है और वो आउट हो गया रिदम, तो उसमें उसको ज़रूरत होती है कि उसका प्रोसीजर्स किया जाए, या कोई दवाई से पहले कोशिश होती है कि दवाई से ठीक हो जाए, नहीं है तो फिर उनके प्रोसीजर, दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोफिजियोलॉजी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे पास अवेलेबल है। फिर थेलियम स्कैन है, स्ट्रेस थेलियम, वो टेस्ट हो रहे होते हैं। और इसके अलावा वी आर द पायनियर इन द प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। प्रिवेंटिव में भी जैसे अब आपने एक बात की कि यंग पेशेंट है, यंग लोग हैं, वो क्या करें, तो हमारा प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट भी है। अगर कोई ऐसा फील करता है तो हमारे डिपार्टमेंट में आएगा, हम उसको डाइट के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से उन्हें गाइड कर सकते हैं। आमिर साहब अब मेरे साथ ही हैं और एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पूछेंगे हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ डॉक्टर आमिर भट्ट साहब मौजूद है और हम दिल के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट है, ये अभी तक पाकिस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट के कोई केसेस जो हैं वो यहाँ पे काम नहीं होता है, इंडिया जाना पड़ता है, वहाँ पे इतने सक्सेस रेट्स हैं, वहाँ काम हो रहा है, वहाँ इलाज, हम इस पर कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी, इस पर फिज़ा हम बिल्कुल इस पर काम भी, और जल्द ही इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर बहुत रिसर्च पे भी काम कर रही है। आने वाले वक्तों में बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि पंजाब, लाहौर में ख़ास तौर पर स्पेशली पंजाब में ये इस पे भी काम होगा, और इसके ऊपर मज़ीद जो है ना इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। जैसे मैं एक छोटा सा एक चीज़ ऐड कर दूँ कि कुछ प्रोसीजर हैं हार्ट के जो कि पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ करते थे। जैसे मैंने भी बताया था मेटल क्लिप के वेल्व का, या दो कि जिसको वेल्व का इशू है ऑपरेट भी हो सकता है उसका, या उसको क्लिपिंग के ज़रिए भी ठीक है। तो अब प्रोसीजर पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, तो वो करवा रहे हैं। पहले था कि पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द क्वालिफाइड दैट डॉक्टर फ़रकत आलमगीर साहब, दे आर इज़ द चेयरमैन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बोर्ड ऑफ गवर्नर चेयरमैन जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बहुत माशाल्लाह लर्नर्ड वो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, बिल्कुल आप इस तरह कह रही हैं। और इस तरह ये हार्ट ट्रांसप्लांट के ऊपर भी जल्दी इंशाल्लाह है। तो ये इंडिया वगैरह में भी महंगा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मगर मैं ये पूछ रही थी कि हम पाकिस्तान में ये लैक क्यों कर गए, हमारी क्या मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से हम अभी तक इस पे काम नहीं कर रहे? ये डॉक्टर्स के ऊपर लोड है कि वो रिसर्च पे इस पे काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि रिसर्च तो चाहिए इसके लिए, डाटा चाहिए इसके लिए। हाँ, तो इसमें हमारी कहाँ लैक, हम किधर पीछे रह गए? अभी इस वक्त में मैं अगर बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का या हेल्थ डिपार्टमेंट का बड़ा ज़बरदस्त फोकस है हेल्थ डिपार्टमेंट पे। वो प्रोवाइड कर रही हैं फैसिलिटीज़ लाइक, और ये कि साथ में काम भी हो रहा है। और इवन दो लाइक आई विल से, मैं आपको कहूँगा कि आप कभी आएँ, आप विज़िट भी करें। तो अब इस पे जब काम हो रहा है, तो प्रीवियस में शायद हो सकता है कभी ना इस पे इतना ज़्यादा दिलचस्पी ली गई हो, लेकिन अब इस पे जो है ना गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, डॉक्टर्स भी क्वालिफाइड जो हैं उनके साथ भी, और इवन दो इंटरनेशनली भी वो राब्ते में हैं कि इसको जल्द अज जल्द इस पर
कोई सैर हासिल काम होगा इंशाल्लाह, फ्रूटफुल जो रिजल्ट आएंगे थैंक यू इसके। सो मच डॉक्टर आमिर साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। जाते जाते एक मैसेज मैं कुछ बोलूँगी तो मैं चाहूँगी आपका भी साथ इसमें शामिल हो। मैं डॉक्टर साहब से बात करी थी अभी ब्रेक में ही, ठीक है, तो एक चीज़ जो क्योंकि मैंने बहुत बार बार बताई है कि मेरी बहन की जब डेथ हुई, मेरी अम्मी की डेथ हुई, तो जो चीज़ें हमने फेस की हैं वो मैंने अपनी आंखों से प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करके सीखी हैं, तो लर्न की। आप भी करें। जब आपके कोई भी घर का फ़र्द अगर पेशेंट दाखिल होता है अस्पताल में, किसी आईसीयू में है या किसी भी वार्ड में होता है, तो वहाँ पर प्लीज़ जाकर रश मत लगाया करें। अगर अटेंडेंट है उसके साथ कोई, तो कोई एक बंदा होना चाहिए उसके साथ क्लोज, जो उसकी लुक आफ्टर कर सके या उसकी बातों के बारे में बता सके कि मसला क्या हुआ था, इसकी मेडिसिन कौन सी लेता था, अभी क्या है, रिपोर्ट्स किधर है, इसकी फ़ाइल किधर है, इसकी क्या इश्यूज़ चल रहे थे, यू नो, एवरीथिंग लाइक दैट। बट उसके अलावा कोई ऐसा बंदा जो आप किसी स्टाफ को बुला के तो टांगे दबवा रहे हैं, तो मसाजें चल रही हैं, तो वो जो पेशेंट खुद है वो उठते के साथ ही ना जब होश में आता है अपने गोते से, तो पहले कहता है ते वो नहीं आया, ते असगर क्यों नहीं आया हैं, ते वो फूफीटा पुत्र क्यों नहीं आया हैं, या कुलसुम नहीं आई। ये प्लीज़ अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों को हटा दें। ये आपकी वजह से ना ये रश लग जाता है, और ये डॉक्टर्स को प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर्स उनको उस वक्त लुक आफ्टर नहीं कर सकते, ना तो वो देख सकते हैं। तो हॉस्पिटलों की भीड़ हमने बढ़ाई है, ये हॉस्पिटलों की भीड़ दूर करें, कोई एक बंदा। और बाकी देखें वहाँ पे दावत वलीमा नहीं हो रहा, ना जाया करें इतने लोग मिलके भीड़ लगा के, गाड़ियों के नीचे रश, पार्किंग को भी इतनी मुसीबत होती है, पार्क नहीं कर सकता बंदा, जाके पता नहीं किसी रोड के सिग्नलों के बाहर कोई गलत गाड़ी खड़ी करके आता है बंदा। ख्याल रखिए प्लीज़ इन चीज़ों को। सही कहा है मैंने? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।